Hi guys, welcome to my channel. My name is Sunishi and I am a cancer patient. This sounds horrible. Like I तो personally hate this name cancer. बाकी टाइटल और थंबनेल से आप समझ ही गए होंगे कि I will be talking about my cancer journey, my story of last 1.5 years, what I have gone through and many more things. लाइक जब से मैंने ये चीज़ पब्लिक की है ना कि आई एम कैंसर पेशेंट तो बहुत एक कॉमन क्वेश्चन मेरे सामने आया है विच इज़ लाइक ब्रो कैसे अचानक से कैसे एंड इस एज में लाइक दीज वर कॉमन थिंग्स जो मेरे सामने आई है। तो इसी के बारे में आज बात करूंगी कि अचानक से कुछ भी नहीं होता, सब कुछ एक प्री प्लान्ड है बिकॉज आई बिलीव इन डेस्टिनी। और अगर साइंटिफिकली बात करें तो देखो, सेल्स जनरेट होते हैं, कैंसर सेल्स, जो स्लोली स्लोली होते हैं, जो हमारी बॉडी हमें सिम्टम्स सिग्नल्स दे रही होती है और वो बहुत माइनर सिग्नल्स होते हैं तो हम उन्हें बहुत इग्नोर करते हैं। तो विच इज़ लाइक नहीं करने चाहिए, बट वो इतने माइनर होते हैं ना कि हमारी डेली लाइफ में ये सब चीज़ें होती रहती हैं तो हम उन पर ध्यान ही नहीं देते। तो मैंने किया, वही मैं आज बात करने वाली हूँ। और सेल्स डेवलप होने में और वो चीज़ें बनने में, अंदर फैलने में टाइम लगता है, तो अचानक से कुछ भी नहीं होता। और इस एज में जो था ऐसा कुछ नहीं है। लाइक मैंने तो 6-6 महीने के बच्चे भी देखे हैं वहाँ पर, एंड आई ट्रस्ट में, आई बिलीव कि मेरे दुश्मन को भी वो चीज़ें ना देखनी पड़े। वो बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइजिंग चीज़ें होती हैं, बहुत, आई कांट इवन एक्सप्रेस, होती हैं, बहुत गंदी होती हैं। क्योंकि यार दिस मीन्स जो कैंसर वर्ड है ना, वो ऐसे ही बदनाम नहीं है, ये है वाकई। मतलब ये जो कैंसर चीज़ है ना, ये वाकई बहुत ज़्यादा गंदी चीज़ है। क्योंकि जितना पेनफुल इसका ट्रीटमेंट नहीं है, उससे ज़्यादा पेनफुल इसका जो चेकअप्स है ना, वो बहुत ज़्यादा पेनफुल है। और मुझे नहीं पता वो 6-6 महीने के बच्चे कैसे वो झेल रहे हैं, क्योंकि बीइंग एन एडल्ट 2 घंटे मशीन के अंदर रहना इज लाइक, है वो चीज़, पता नहीं, आई डोंट नो उनका चेकअप होते कैसे होंगे। मुझे तो ये भी समझ में नहीं आ रहा कि डॉक्टर्स उन्हें हैंडल कैसे करते होंगे, बट ओके। इस वीडियो में मैं अपने बारे में बात करूंगी। मैं पहले बता रही हूँ कि मेरा जो एक्सपीरियंस रहा चीज़ों को लेकर, मैं उसके बारे में बात करूंगी। थिंग इज, जो कैंसर है, 200 टाइप के कैंसर्स हैं। उन 200 टाइप के कैंसर्स के भी सब कैंसर्स हैं, उसमें भी पार्ट्स डिवाइडेड है। और उन 200 पार्ट्स के भी पार्ट्स डिवाइडेड हैं। तो एक बहुत बड़ा एक वो है, ये कह लो बबल है, जिसके आधे कैंसर्स का जो ट्रीटमेंट है वो आ चुका है, आधे पे अभी भी रिसर्च चल रही है, बहुत सारी चीज़ें। एंड थिंग इज, जब लोग सुनते हैं ना कैंसर, और मेरे एज के या बच्चों के एज के, तो जो आज की जनरेशन के एज के जो सुनाई देते हैं ना कैंसर, तो पहला ओपिनियन लोग पता है अपना क्या रखते हैं? बहुत फास्ट फूड खाती थी, बहुत जंक फूड लेती थी। आई मीन लाइक, मुझे सुन के ऐसा लगता है, प्लीज यार, नहीं हो तुम लोग डॉक्टर्स, मत अपने ओपिनियन दो। थिंग इज, मेरे घर वालों का ये ओपिनियन था एक टाइम कि शायद बाहर का खाने से ऐसा हुआ है, क्योंकि मुझे स्टमक कैंसर है। तो मैंने उनका डाउट क्लियर करने के लिए डॉक्टर से पूछ लिया, एंड डॉक्टर्स वर लाइक, इस चीज़ पे अभी रिसर्च चल रही है, हम लोग 100% नहीं कह सकते कि कैंसर का ट्रीटमेंट आ चुका है। हम 100% ये भी नहीं बता सकते कि ये हो क्यों रहा है। मेजरली जो वो लोग बताते हैं वो ये है कि आपके जेनेटिक, मतलब पुराने किसी भी घर में अगर, पुराने किसी भी मेंबर को घर में अगर हुआ है, तो उसकी वजह से एक ही मेजर कॉज वो बता रहे हैं। तो उसके अलावा खाने की वजह से ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसलिए अपना ओपिनियन देना छोड़ दीजिए कि शायद ये बाहर का बहुत खाती थी इसलिए इसको हो गया। मेरे घर वाले अब नहीं बोलते ये चीज़, बट इसलिए मैं ये चीज़ क्लियर कर रही हूँ। तो लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। मुझे अप्रैल 2022 में सांस लेने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, थोड़ी सी, बहुत स्लाइट। तो बहुत कॉमन सी चीज़ है, ये चीज़ बहुत कॉमन है कि आपको कभी जुकाम खांसी भी होता है ना, तो उसमें भी आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है। तो आई इग्नोर्ड, टोटली आई इग्नोर्ड कि कुछ नहीं है, जुकाम वगैरह कभी हो गया होगा तो उस वजह से मुझे ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ठीक है।
आई इग्नोर्ड इट। फिर मुझे जुलाई में 2022 में पेट में दर्द होता है, एक्सट्रीम दर्द, बहुत ज़्यादा। सुबह 6 बजे, मतलब मैं सो रही होती हूँ और मेरी एकदम से नींद खुलती है, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द होता है, इतना ज़्यादा कि मैं अपने रूम से नीचे तक नहीं उतर पा रही थी, इतना दर्द था मुझे। तो मुझे इतना पेन होने के बाद कि मैं रो भी नहीं पा रही थी, मतलब जब अपन रोते हैं या हंसते हैं तो हमारे स्टमक में थोड़ा सा प्रेशर पड़ता है, तो इतना दर्द था कि मैं रो भी नहीं पा रही थी, मेरे आंसू गिर रहे थे, आई कुडंट क्राई। तो बड़े पापा मेरे पूछते हैं कि दर्द कैसा हो रहा है, तो मैंने उनको बताया मेरे राइट साइड दर्द है एंड आगे से पीछे साइड जा रहा है। तो ही वॉज प्रिटी श्योर अबाउट कि ये पथरी का दर्द है, किडनी स्टोन, क्योंकि उनको हो चुकी है वो चीज़, तो उनको आइडिया था कि हाँ ये एक्सट्रीम पेन होता है किडनी स्टोन का, एंड वो ऐसे ही आगे से पीछे तक होता है। ओके, कंपाउंडर अंकल को बुला के पेन का इंजेक्शन लगवा दिया, ठीक हो गया वो दर्द। फिर उसी दिन 10 बजे हम जाते हैं अल्ट्रासाउंड के लिए। तो अल्ट्रासाउंड करवाया एंड एज बड़े पापा सेड वो किडनी स्टोन का दर्द निकला। जब अल्ट्रासाउंड डॉक्टर्स को दिखवाया तो उन्होंने बोला स्टोन है और जो फंस गया है, तो निकल, मतलब दवाइयों से ठीक हो जाएगा, छोटा सा है एंड फंस गया है इसलिए वो थोड़ा सा दर्द कर रहा है। मैंने कहा ओके ठीक है। अब उन्होंने पेन किलर्स दे दी, किडनी स्टोन की दवाई भी दे दी, उन्होंने महीने 2 महीने की दवाई दी, बढ़िया मैंने खाई, मुझे दर्द भी ठीक था क्योंकि मैं पेन किलर्स ले रही थी भैया। तो बस उसके बाद क्या होता है कि वो दर्द 2 महीने तो सही रहा। फिर जब वो उनका डॉक्टर्स का कोर्स जब मेरा खत्म होता है तो बड़े पापा बोलते हैं कि उनको किडनी स्टोन हुआ था, तो उन्होंने बोला कि होम्योपैथिक दवाई आती है क्लियर स्टोन करके, तो उसकी 10-10 ड्रॉप 3 टाइम पीनी पड़ती है, स्टोन साफ हो जाता है, और बहुत सारा पानी पीना पड़ता है, यही इसका ट्रीटमेंट है। तो जब उनका कोर्स खत्म हुआ तो मैंने वो क्लियर स्टोन करके होम्योपैथिक दवाई मंगवा ली एंड मैं पानी में 10 बूंद मिला के पीती थी। बट मुझे नवंबर में फिर से दर्द उठता है, सेम सुबह सुबह, और बहुत एक्सट्रीम दर्द फिर से। तो बड़ा मतलब फिर से हम लोग को ये लगा कि भाई उसी चीज़ का दर्द है। तो पापा ने बोला कि ज़्यादा पानी पिया करो, तुम पानी कम पी रही होगी इसलिए दर्द उठ रहा है एंड ऑल, ये सब चीज़ें होने लगी। तो पर फिर से पापा ना 15 से 20 दिन की वही सेम दवाई ले आए कि उस चीज़ से सही हो गया था ना तुम्हारा, तो तुम फिर से ये दवाई रिपीट कर लो, हो सकता है वापस से फंस रहा हो तो ठीक हो जाएगा। तो मैंने वो दवाइयाँ खा ली। अब फिर वो दर्द ठीक हो गया, दिसंबर में मुझे फिर से दर्द उठता है। तो मेरी दादी बोलती हैं किडनी स्टोन का, पथरी का दर्द ऐसे बार बार नहीं होता है, वो सालों में एक आध बार उठता है, एंड दिस इज नॉट किडनी वाला दर्द, वो स्टोन वाला दर्द। तो दादी ने बोला कि फिर से अल्ट्रा वगैरह करवाओ, मुझे मतलब स्टोन का दर्द नहीं लग रहा है, एंड शी वॉज राइट। हम लोगों ने फिर से अल्ट्रा करवाया जनवरी के आसपास। तो एक्चुअली मेरा, हाँ मेरा इंटरव्यू था एमबीए का, मुझे कॉलेज लेना था, तो मैं ग्वालियर गई। तो वहाँ पर मेरा इंटरव्यू हो गया। फिर उसके बाद पापा ने बोला उसके बाद अल्ट्रा करवाएंगे, बाद अल्ट्रा करवाया क्योंकि फिर कॉलेज वगैरह लेना था एंड वहाँ पे ऐसे दर्द होता तो कौन देखता भाई, इसलिए फिर अल्ट्रा वगैरह करवाया। तो डॉक्टर ने, मीन्स जो अल्ट्रा वाले डॉक्टर से, उन्होंने कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछे जो मुझे बड़े अजीब लगे क्योंकि वो स्टोन वाले क्वेश्चंस नहीं थे, लाइक फीमेल प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चंस थे वो। तो मैंने कहा वो सब तो मेरा, तो वो सब तो मेरा ठीक था, तो मैंने उनको बोला कि नहीं ये सब तो मेरा डेट वेट टाइम से आ रही है, मुझे वो प्रॉब्लम नहीं है। तो बस अल्ट्रासाउंड आता है एंड जो अल्ट्रासाउंड वाले डॉक्टर थे उन्होंने बोला कि ओवरी पे सिस्ट दिख रही है। सिस्ट नॉर्मल सी चीज़ होती है, तो हम लोगों ने गायनिकोलॉजिस्ट को दिखवाया एंड शी वाज लाइक कि सिस्ट है, ये दवाइयों से ठीक हो जाएगी। तो मैंने कहा ठीक है भाई, तो ओके। तो वो बोलती हैं कि मतलब अब डॉक्टर्स को इतना आइडिया होता है कि, उन्होंने मुझे लिटाया एंड पेट वगैरह कंप्रेस करके मैंने देखा तो उनको फील नहीं हुई वो चीज़ कि सिस्ट वगैरह, तो वो बोलती हैं कि लग तो नहीं रही है, बट अगर अल्ट्रा में आया है तो फिर ठीक हो जाएगी, दवाइयों से कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड उन्होंने 3 दिन की मुझे दवाई दी, टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट। तो वो मेरे को बिल्कुल भी काम नहीं करी, मुझे दर्द प्रॉपर था और मुझे बहुत एक्सट्रीम दर्द था। 18 जनवरी को मैं इंटरव्यू देकर आई थी अपना एमबीए के लिए, कॉलेज लेना था मुझे, मेरा वो क्लियर हो गया था। 22 जनवरी को मुझे कॉल आ गया था कि अब मतलब फीस वगैरह का एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट करते हैं एंड यू आर सेलेक्टेड। लाइक वेरी नेक्स्ट डे 23 जनवरी मुझे दर्द उठता है, बहुत गंदा वाला। तो जो गायनिकोलॉजिस्ट ने जो 3 दिन की दवाई दी थी वो भी खत्म हो गई थी, मतलब वो सिस्ट वाला पेन नहीं था, उसने बोल दिया था। फिर हम लोग वापस से किडनी वाले डॉक्टर के पास गए जिसने मुझे 6 महीने पहले पथरी का बताया था, एंड ही वाज लाइक कि
आप एक काम करो, जहाँ से हम लिख रहे हैं आप वहाँ से अल्ट्रा करवाइए। उन्होंने अपनी जगह से अल्ट्रा करवाया, तो उस अल्ट्रासाउंड में सिस्ट नहीं आई, ट्यूमर आता है। एंड ट्यूमर वॉज वेरी लार्ज, लाइक इट वॉज ऑफ 12 सेंटीमीटर्स। तो डॉक्टर बोलता है ये तो बहुत बड़ा ट्यूमर है एंड वी नीड टू ऑपरेट इट, हमें ये ऑपरेट करना पड़ेगा। अब ऑपरेशन छोटी मोटी चीज़ नहीं होती है, उसके लिए डिसीजन लेने का टाइम चाहिए होता है। ये तो है नहीं उन्होंने बोला ऑपरेशन और एडमिट कर दिया जाए पेशेंट को, तो दिस इज़ रॉन्ग। तो हम लोग फिर ये सब सुन के घर आ गए। अब जो लेडीज़ गायनिकोलॉजिस्ट थी तो उसको भी दिखवाया वही सेम अल्ट्रासाउंड। तो शी वाज टोल्ड कि 2 दिन में 2 अल्ट्रासाउंड हुए हैं, नहीं विद इन 3 डेज 2 अल्ट्रासाउंड हुए हैं, एंड दोनों की रिपोर्ट बहुत डिफरेंट आ रही हैं। एक पे ओवरी पे सिस्ट दिखा रहा है एंड दूसरे पे आपका ट्यूमर आ रहा है। तो वी कान टेक डिसीजन, ऐसे डिसीजन नहीं निकलेगा, आप थर्ड ओपिनियन लीजिए। तो उन्होंने बोला थर्ड ओपिनियन अल्ट्रासाउंड मत लीजिए, अब आप एमआरआई करवाइए। तो एमआरआई भी देखो छोटी मोटी वो चीज़ नहीं है, वो मशीन के अंदर जाना एंड ऑल, तो बहुत हॉरिबल मतलब टेरिफाइंग चीज़ होती है। तो बस, और फिर हमको ऐसा लगा कि कुछ गड़बड़ चल रही है। ठीक है, कोई डॉक्टर कुछ बोल रहा है, कोई डॉक्टर कुछ बोल रहा है। थर्ड ओपिनियन लिया झांसी में ही। झांसी में तीसरे डॉक्टर को दिखवाया। उन्होंने मुझे लिटाया, पेट दबा के देखा। सेम इनने गायनेकोलॉजिस्ट ने भी सेम चीज़ की थी। तो शी टोल्ड कि यार इतना बड़ा 12 सेंटीमीटर का अगर ट्यूमर होता तो ऐसे पेट दबाने में हम लोग को फील होता, डॉक्टर्स को इतना आइडिया होता है। सेम वो थर्ड डॉक्टर ने भी यही करा, उन्होंने मुझे लिटाया, पेट दबा कर देखा। उन्होंने भी यही बोला कि इतना बड़ा ट्यूमर है और हम लोग को फील कैसे नहीं हो रहा है, एंड पेट भी नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, तो उन्होंने ये सारी चीज़ें हमें बोली, तो हम लोग को बहुत बड़ा अजीब सा लग रहा था कि क्या हो रहा है, कोई डॉक्टर नहीं समझ पा रहा। तो हम लोग फिर नेक्स्ट डे ग्वालियर निकल जाते हैं। ग्वालियर में उन्होंने डॉक्टर्स को दिखवाया, गायनेकोलॉजिस्ट को दिखवाया था। तो शी टोल्ड कि 2 अल्ट्रा 3 दिन के अंदर एंड दोनों डिफरेंट थे, आप थर्ड ओपिनियन लो, एमआरआई करवाओ। तो उन्होंने भी यही बोला। ठीक है, फिर हम लोग मान गए उनकी बात कि चलो एमआरआई करवाना है। एमआरआई करवाया तो उसमें भाई अलग चीज़, तीसरी चीज़ आ गई। उसमें उन्होंने बोला कि ये तो मीन्स लिम्फ नोड्स जो होती हैं वो स्वेलन अप है, एंड वो एक मेजरमेंट से ज़्यादा स्वेलन अप है, इसलिए ये थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है। तो हम लोग को थोड़ा टेंशन हुआ, एंड हम लोगों ने जब वो चीज़ दिखाई अपनी गायनेकोलॉजिस्ट को, जिसने फर्स्ट टाइम हम लोग को एमआरआई बोला था, शी टोल्ड कि यार लिम्फ नोड का स्वेलन अप होना इज लाइक ये लिम्फोमा बता रहा है, एंड ये एचआईवी भी हो सकता है या इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। बट उन्होंने फर्स्ट क्या बोला, कैंसर, लिम्फोमा हो सकता है, लिम्फोमा इज कैंसर। पर शी टोल्ड आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, अगर लिम्फोमा भी है तो बहुत क्योरेबल डिजीज है, आपको कीमोथेरेपीज होंगी और वो सही हो जाएगा। तो हम लोग को, बट इट वाज हॉरिबल नेम ब्रो। तो ऐसा था कि भाई कैंसर, ये सुन के ही पूरे घर वालों की हवा टाइट हो गई, और मुझे एक हिंट मिल गई कि कुछ गड़बड़ होने वाली है। आई वॉज मतलब प्रोसेसिंग इट कि ये चीज़ भी निकल सकती है ना। अगर उन्होंने 3 चीज़ बोली है, कैंसर, इन्फेक्शन और एचआईवी, तो तीसरी चीज़ भी मतलब फर्स्ट चीज़ भी आ सकती है। तो उन्होंने जब ये हिंट दी तो थोड़ा सा पैनिक कर गए थे हम, मेरे घर वाले, मैं भी। मैं तो नहीं, खैर मेरे घर वाले ज़्यादा पैनिक कर गए थे। एंड फिर ना प्रोसेस बहुत तेज़ी से स्टार्ट हो गया, जैसे ही उन्होंने ये चीज़ बोली ना, फिर हमने डॉक्टर स्विच करना स्टार्ट किए, ओपिनियंस लेना स्टार्ट किए। मेरे चाचू ने मना कर दिया पर झांसी में किसी भी डॉक्टर का ओपिनियन लेने में। उन्होंने बोला आप दिल्ली आओ, सीधा सीधा दिल्ली आइए, और वहाँ पे कुछ भी नहीं करवाना है अब, ना ग्वालियर में ना झांसी में। उन्होंने मना कर दिया। तो बट यहाँ पे जो, जैसे ही यहाँ पर उनको लिम्फ नोड में स्वेलन अप वाला उस केस दिखा, तो डॉक्टर ने डायरेक्ट एफएनएसी का लिख दिया। झांसी में बायोप्सी नहीं होती थी, तो उन्होंने एफएनएसी लिख दिया। हमने झांसी में एफएनएसी भी करवा ली, क्योंकि थोड़ा सा अब इतना टाइम नहीं ले सकते थे ना, तो हाँ हमने एफएनएसी भी करवा ली। सुबह मेरा एमआरआई की रिपोर्ट आई, हमने डॉक्टर्स को दिखाया, उन्होंने एफएनएसी लिखी, शाम को हमने एफएनएसी करवा ली। 5 बजे के आसपास मेरी एफएनएसी हो गई। उसकी 24 आवर्स में रिपोर्ट आनी थी। नेक्स्ट डे रिपोर्ट आ गई। दादी ने पापा से फ़ोन करके बात भी कर ली कि रिपोर्ट 5 बजे शाम को रिपोर्ट आई। पापा ने कॉल पे बात कर ली। मैंने पूछा दादी को कि क्या निकला है, तो शी टोल्ड कुछ नहीं निकला, डॉक्टर समझ नहीं पा रहे हैं और अपन को दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा यार झांसी के डॉक्टर इतने तो पढ़े लिखे हैं कि वो लोग समझ जाएंगे, इतने पागल तो नहीं है। तो हमने यार कोई बात नहीं, रिपोर्ट मेरे हाथ में आने दो, इतना तो मैं ही समझ जाऊंगी कि उसमें क्या है, क्योंकि मुझे हिंट थी कि कैंसर मीन्स आ सकता है। उसके लिए मैं मेंटली प्रिपेयर हो रही थी। वही हुआ, पापा 8 बजे रिपोर्ट लेकर आए, मैंने गूगल कर लिया, कैंसर था।
मैं मतलब और भी लोग थोड़े बहुत आए मिलने मिलने, मीन्स पापा के बहुत क्लोज फ्रेंड हैं, तो पापा का कुछ भी होता है ना, अच्छा बुरा जो भी होता है वो उनसे ज़रूर शेयर करते हैं। तो वो भाईचारा है, वो ब्रो कोड। तो वो उनसे ज़रूर शेयर करते हैं, टेंशन में होते हैं तो भी उनको कॉल करेंगे, खुश में होते हैं तो भी उनको कॉल करेंगे, सब कुछ उनसे शेयर करते हैं वो। अब वो चाचू और चाची आए घर, तो और उस टाइम मुझे कुछ आइडिया नहीं था, जब वो लोग बैठे हुए थे घर पे तो मुझे आइडिया नहीं था। तो मेरे पास घर वालों का फेस थोड़ा सा डाउन था, मुझे ये समझ में आ रहा था। तो चाचू चाचू मुझे देख के ऐसे बड़े मुस्कुरा रहे थे, मुझे तो आइडिया था नहीं कि क्या हो रहा है, उनको पता थी कि क्या हो गया है। तो फिर उसके बाद हम लोग नहीं मीन्स पाप मैंने रिपोर्ट खोली, अंदर जाके गूगल करा, समझ गई मैं। फिर क्या होना था, मैंने रख दी रिपोर्ट। फिर पापा मतलब कॉल वगैरह पे बात करने लगे कि कुछ मीन्स क्या, कहाँ जाना चाहिए, कैसा क्या। सिचुएशन बहुत हाई हो चुकी थी उस टाइम। तो वो इधर उधर बात कॉल करके बात कर रहे थे, तो मैं आकर सबके बीच में बैठ जाती हूँ हॉल में। तो बस दादी मेरे ऐसे शोल्डर पे हाथ रख के बोलते हैं, तुम टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा। और आजकल तो मेडिकल साइंस बहुत आगे चला गया है। मैंने कहा मेरी छोड़ो आप टेंशन मत लो। मैंने कहा, तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा कि कैंसर निकला है ना। भाई फिर क्या, फिर तो रोना धोना हो गया। बट मुझे भी मतलब एक 2 मिनट को बस शौक लगा था कि यार ये क्या हो गया भाई, कैसे हो गया। फिर कैसे हो गया का तो कोई आंसर ही नहीं है कि कैसे हो गया। बट फिर मैं मुझे मतलब 2 मिनट के अंदर ही मुझे ये चीज़ समझ में आ गई थी कि अगर मैंने कुछ अपना इमोशन शो किया तो घर वाले डाउन हो जाएंगे। एंड कैंसर एक ऐसी चीज़ है कि घर वाले आपको देख के स्ट्रांग बने रहते हैं और आप उनको देख के स्ट्रांग बने रहते हो। तो जिसको भगवान ये चीज़ देता है ना, तो उसको तो वैसे भी स्ट्रेंथ दे ही देते हैं। और थोड़ा वो इंसान दिखाता भी है कि नहीं मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भाई उसको फैमिली भी देखनी है। अगर फैमिली वीक हुई तो पेशेंट पे इम्पैक्ट पड़ेगा, अगर पेशेंट वीक हुआ तो फैमिली पे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो दोनों लोग एक दूसरे को देखकर ही स्ट्रांग बने रहते हैं, जबकि होते दोनों ही नहीं है। फिर बस हम लोग नेक्स्ट डे मीन 2 फेब को फिर हम लोग दिल्ली चले जाते हैं। हम लोग दिल्ली एम्स एम्स को लेकर एक मिथ है कि वहाँ नंबर नहीं लगता एंड बहुत टाइम लग जाता है, 3-4 महीने लग जाते हैं नंबर आने में ना। तो वो चीज़ मैं क्लियर कर दूँ कि वहाँ पे सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है अब। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपका नंबर नहीं लगेगा, 24 आवर्स में आपका नंबर आता है। स्पेशली जो कैंसर पेशेंट्स हैं, किडनी पेशेंट्स हैं एंड लीवर पेशेंट्स हैं, उनके नंबर बहुत जल्दी आ जाते हैं वहाँ पर। 24 आवर्स में आपका नंबर आ जाता है वहाँ पर। आपको एम्स जाना पड़ेगा एंड वहाँ पे उस डिपार्टमेंट में आप जाइए। जैसे मैं कैंसर डिपार्टमेंट में गई और वहाँ पे एक बार कोड लगा हुआ था, लिंक रखी लिखी हुई थी। तो उन्होंने बोला कि आप इस पर अपॉइंटमेंट फिक्स करो कल की, आपको कल आना पड़ेगा। एंड वही हुआ, 3 दिन के अंदर अंदर मेरी फाइल बनकर डॉक्टर के पास जा चुकी थी। एंड डॉक्टर ने फिर अपने चेकअप स्टार्ट किए। 3 दिन के अंदर ऐसा हुआ। तो उन्होंने मीन्स पैट स्कैन वगैरह, थोड़ा सा ये भी मिथ है कि सरकारी है एम्स, वहाँ पैसा नहीं लगता है ना। तो वो भी मैं क्लियर कर दूँ, पैसा नहीं लगता इज रॉन्ग, कम लगता है बाहर के हिसाब से। जो चीज़ वहाँ पे आप प्राइवेट में करवाओगे 25,000 की है, तो एम्स में आपकी 5,000 की होगी। बट वहाँ लाइन्स है। अब कैंसर पेशेंट्स को जितना जल्दी हो सके अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाना है, ठीक है। तो वो डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं कि यहाँ 3-3 महीने लंबे का चेकअप की डेट मिलेगी, तो आप बाहर जाके चेकअप प्राइवेट करवा के आइए। तो आप अगर सोच रहे हो कि एम्स जाओगे, आपका पैसा नहीं लगेगा, तो ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि आप 3 महीने वेट नहीं कर सकते बीइंग अ कैंसर पेशेंट। आपको जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाना है, तो आपको जल्दी से जल्दी वहाँ पर वो लेना है, अपॉइंटमेंट लेनी है, वो चेकअप करवाना है, तो आपको प्राइवेट जाना पड़ेगा। आप प्राइवेट जाओगे तो वहाँ पैसा लगेगा, ठीक है। अब मेरा उन्होंने पैट स्कैन लिखा, एमआरआई लिखा, बायोप्सी मेरी एम्स में हुई थी, बाकी सारे चेकअप्स मेरे बाहर हुए थे एंड बहुत कॉस्टली है चेकअप्स इसके। तो 25-30 हज़ार से नीचे तो कोई चेकअप है ही नहीं। और बायोप्सी वगैरह तो मेरी एम्स के अंदर ही हुई थी। एंड एम्स के डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं, मतलब मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस है, एम्स के डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत कोऑपरेटिव हैं। मैं एम्स दिल्ली की बात कर रही हूँ और ये मेरा पर्सनल वो है। बट थिंग इज, जब कोई इंसान एम्स जाता है तो वहाँ थोड़ा सा भीड़ है। तो जब प्रोसेस स्टार्ट होने में टाइम लग जाता है वहाँ पर, तो लोग फ्रस्ट्रेट होकर इधर उधर चले जाते हैं। सबसे बड़ी बात ये है, स्टार्टिंग में ही फ्रस्ट्रेट होकर। बट थिंग इज कि आपको ये समझना होगा कि आप एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में खड़े हैं, आपको वहाँ पेशेंस दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा है। एंड सबसे बड़ी बात कि बेस्ट है वो, मेरे हिसाब से एम्स बेस्ट है, क्योंकि मुझे अच्छा लगा पर्सनली।
और कोई फ़ायदा नहीं है इधर उधर जाने का। प्राइवेट जाओगे तो हो सकता है कि पैसा ज़्यादा लगेगा ही, सिंपल सी बात है। और जब एम्स में आप एक बार रूटीन में आ जाते हैं ना, तो हो जाता है। फिर आपकी डेट वाइज आपको मिलती जाएंगी, आपका ट्रीटमेंट चलता जाएगा। स्टार्टिंग में होती है, लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, क्योंकि मुझे बहुत सारे पेशेंट्स वहाँ ऐसे मेरे बहुत फ्रस्ट्रेटेड थे स्टार्टिंग में। बट हमने पेशेंस दिखाया कि भाई हमें यहीं पे करवाना है, क्योंकि हमें रिव्यू बहुत अच्छा मिला था एम्स का, जहाँ से भी हमने पूछा था कि एम्स बहुत अच्छा हॉस्पिटल है। तो फिर बस फिर मेरी फाइल पहुंच गई डॉक्टर्स के पास, उन्होंने चेकअप्स वगैरह सब लिख दिए। एंड जो उन्होंने मुझसे क्वेश्चंस करे वो ये थे कि आपको प्रॉब्लम क्या हुई। तो मैंने उनको बताया कि मुझे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हुआ। फिर उन्होंने मुझसे पूछे, क्रॉस चेक करा उन्होंने कि आपके किसी फैमिली मेम्बर को कभी कैंसर हुआ है। आई वाज लाइक नो वन। उन्होंने बोला शॉर्टनिंग ऑफ ब्रीदिंग मीन्स आपको सांस लेने में प्रॉब्लम। तब मुझे समझ आया कि भाई ये तो मुझे हो रहा था, और मैंने इस चीज़ को इग्नोर किया। मैंने कहा हाँ ये तो मुझे हो रही थी। एंड ट्रस्ट मी, दिसंबर के आसपास मुझे सांस लेने में इतनी प्रॉब्लम होने लगी, मुझे लगता है कुछ अड़ रहा है यहाँ पे, पता नहीं क्या। एंड आई यूज टू थिंक ये कफ अड़ रहा है, मुझे इसके सिम्टम्स के बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो मुझे कुछ अड़ रहा था, तो मैं हल्दी वाला दूध वगैरह पीती थी गर्म, उससे मुझे राहत भी मिल जाती थी। कुछ अड़ता सा था। तो ये चीज़ मुझे बढ़ रही थी, बट मैं बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रही थी सांस लेने वाली प्रॉब्लम को। तो फिर मैंने कहा कि यार ये तो मुझे हो रहा था। सांस लेने में प्रॉब्लम इज नॉट अ सिम्टम ऑफ एनी काइंड ऑफ कैंसर, बट जब आपकी बॉडी में सेल्स बनते हैं, कैंसर सेल्स, तो वो आपके अंदर इम्यूनिटी लो करते हैं। इसलिए आपको बहुत जल्दी थकान होने लगती है, बहुत जल्दी आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है, बहुत ज़्यादा काम वगैरह करने से सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है। तो ये कोई भी कैंसर का सिम्टम नहीं है, ना पेट में दर्द लिम्फोमा का सिम्टम था। तो उन्होंने मीन्स मेरी फाइल पे टॉप पे लिख दिया था नो बी सिम्टम्स, मीन्स नो सिम्टम ऑफ कैंसर। उन्होंने मेरा ब्लड टेस्ट वगैरह कराया, जिसमें लिवर और किडनी फंक्शन बिल्कुल मेरा भगवान की कृपा से सही चल रहा था। तो ये सारे मुझे सिम्टम्स मिल रहे थे कि मुझे कैंसर नहीं है। तो एक होप बन रही थी कि यार नहीं हो सकता है, क्योंकि इंसान जो चीज़ सामने आती है ना उसको एकदम अवॉइड करने की कोशिश करता है। वो चीज़ मैं कर रही थी कि नहीं भाई, तो हो ही नहीं सकती ये चीज़। तो बट ऐसा तो नहीं था यार। जब मेरे सारे चीज़ें सामने आई, रिपोर्ट्स वगैरह आई, तो उसमें तो कैंसर आया। एंड इट वाज लिम्फोमा, सेकंड स्टेज का कैंसर बता रहे थे वो। एंड डॉक्टर वाज वेरी श्योर, एंड वो दे वर लाइक कि आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, इट्स अ वेरी कॉमन कैंसर, इस एज ग्रुप में होता है, एंड आप बहुत जल्दी क्योर हो जाओगे, बस 6 साइकिल लगेंगी आपको कीमोथेरेपीज की, एंड यू विल बी क्योर्ड। एंड आई वॉज वेरी पॉजिटिव अबाउट इट कि बस 6 महीने की बात है एंड सही हो जाएगा। सबसे पहली चीज़ जो कैंसर की जो बहुत डरावनी है वो है आपके बाल जाना। एंड फॉर गर्ल्स इट इज़, अब तो मेरे आ गए हैं, बट बुरा तो लगा। बस फिर दे टोल्ड कि आपका 6 साइकिल्स ऑफ कीमोथेरेपीज चलेंगी एंड आप ठीक हो जाओगे। तो आई वॉज वेरी श्योर अबाउट इट कि हाँ मैं ठीक हो जाऊंगी। बाकी आगे क्या होता है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे चेकअप्स की, कि वो कितने पेनफुल होते हैं एंड ऑल, और भी चीज़ें बहुत सारी मैं आपको अपडेट करती रहूँगी कि कैसा क्या हुआ मेरे साथ। बाकी मिलते हैं, तब तक टेक केयर भाई, अपने हेल्थ का ध्यान रखो। बाकी सारी चीज़ें आती जाती रहेंगी, ट्रस्ट मी, हमें बिल्कुल भी परवाह नहीं होती हमारी हेल्थ की। एंड फिर वो, समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि सबसे मेन चीज़ जो मुझे समझ में आई कैंसर के पीछे वो ये थी कि इट इज़ वेरी कॉमन इन पीपल हु टेक स्ट्रेस। आप स्ट्रेस से दूर रहो, सबसे कॉमन चीज़ मुझे ये समझ में आई। अगर आपकी लाइफ में स्ट्रेस है, ये आपकी इम्यूनिटी लो करेगा। अगर आप बहुत ज़्यादा रोते वोते हो किसी चीज़ को लेकर, बहुत ज़्यादा पैनिक करते हो, बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हो, ये आपकी इम्यूनिटी लो करेगा। फिर आपकी बॉडी उन चीज़ों से लड़ नहीं पाएगी एंड यू विल सफ़र विद हेल्थ इश्यूज। इसलिए स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है, ट्राई टू बी स्ट्रेस फ्री। आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है इस चीज़ का, क्योंकि यार देखो बहुत ज़्यादा कॉमन होती जा रही है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन हो रही है। एंड जितने मैं पेशेंट्स देख रही हूँ टाटा में, एम्स में, भीड़ भीड़ लगी हुई है, भीड़, सच में। पहले मैंने स्टार्टिंग हुई थी चेकअप की, वो हुई थी एम्स दिल्ली में। एंड उसके बाद मैं अप्रैल 2024 में टाटा मुंबई में ले रही हूँ तब से। एंड ऐसा क्यों हुआ इसका भी मैं रीज़न बताऊंगी, पूरा बताऊंगी। अभी
जो कॉमन चीज़ है वो मैं बताऊंगी इस वीडियो में कि मुझे पता क्या चला इस एज में कैसे। तो ये सारे बहुत ज़्यादा कॉमन क्वेश्चंस मेरे सामने आए हैं, मेरे फ्रेंड्स वगैरह पूछ रहे थे। मुझे लगा कि इन चीज़ पे वीडियो बनानी चाहिए कि भाई अचानक से कुछ भी नहीं होता है। एंड इस एज का कोई फैक्टर नहीं है, बस हाँ एज का इतना फैक्टर है कि हर बॉडी अलग तरह से रिएक्ट करती है, वहाँ एज का फैक्टर आ जाता है कि अगर मुझे सेकंड स्टेज का कोई कैंसर है और किसी बूढ़े आदमी को सेकंड स्टेज का कैंसर है, उन दोनों की बॉडी बहुत अलग रिएक्ट करेगी, इतना बस डिफरेंस है। बाकी लेट्स बाकी टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखें, स्टे हेल्दी। अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।